जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत. भविष्य जाणून घ्यायची उत्सुकता ही प्रत्येकालाच असते, पण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण राजकीय आणि काही वेळा सामाजिक भविष्य हे वर्तवत असतो. पंडित राजकुमार शर्मा नेहमीप्रमाणे आज आपल्याबरोबर आलेले आहेत आणि बघूया आज ते काय नवीन काय विषय कोणत्या मुद्द्यांवर भाष्य करतात हे सगळ्यात आधी बघूया. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले क्योंकि शुरुआत तो हमें मेक इन इंडिया से करनी होगी, लास्ट टाइम भी हमने मेक इन इंडिया से शुरुआत की थी, लेकिन शनिवार के रात को आग भड़की हमारे शो के बाद. और फिर मुझे याद आया जब शो के दौरान आपने कहा था इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, मेक इन इंडिया का नारा लगाया जा रहा है, उसमें कहीं नज़र ना लगे. तो क्या ये नज़र लग गई थी जो आग भड़की स्टेज में, या फिर क्या ग्रहदशा के अनुसार इसका आप क्या अर्थ निकालते हो? देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि मैं बार बार ये कह रहा था कि नज़र ना लग जाए, और ये भी बोल रहा था कि सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है. जब सूर्य के साथ केतु बैठा होता है तो कहीं ना कहीं आत्मा को असुरक्षित करता है. मंगल की वृश्चिक राशि में जब शनि बैठा होता है तो कहीं ना कहीं विस्फोट या अग्नि या एरोप्लेन की कोई ना कोई घटना होती है. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि नज़र लगने वाली बात है तो इसका बार बार इसीलिए मैं संकेत दे रहा था कि हमारे देश में इतना अच्छा, इतना बड़ा, इतने विदेशों से मेहमान आए हुए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं देश की उन्नति जो है, देश का इतना बड़ा नाम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कर रही है, कहीं ना कहीं मेरे देश को नज़र ना लग जाए, यह राष्ट्र के लिए कोई ना कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश आतंकवाद से पीड़ित है. मेरा इशारा हमेशा आतंकवाद की तरफ रहता है, मगर उस दिन कहीं जो ये कांड हुआ, जिस तरह का प्रकरण घटा, वो डेफिनेटली कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई विदेशी, कोई ना कोई पड़ोसी, उसकी हमारे देश को नज़र लगी है. और ये नज़र उतारने के लिए एक विशेष प्रार्थना और पूजा, नज़र दोष पूजा अपने देश के लिए मैं करने वाला हूँ मित्रों, और उसमें मैं आप सबका सहभाग्य चाहूँगा. डेफिनेटली हमारे देश को नज़र ना लग जाए. मैं आज भी कहता हूँ, कहीं ना कहीं देश उन्नति और देश की ग्रोथ जो है, उसके लिए बड़े बड़े देश जो हैं वो अचंभित हैं, और दे हैव ए जेलसी फीलिंग. उनकी घृणा जो है वो हमारे देश की प्रगति में बाधा बन सकती है, जैसे उस दिन हुआ. घातक अगर वो नज़र लगी हुई, उसमें अगर कोई घटना हो गई होती तो बहुत बुरा हो जाता, मगर कहीं ना कहीं ये देश धर्म सिखाता है, ये देश संस्कार सिखाता है, ये देश शांति का दूत है. इन सब चीज़ों को पकड़कर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी सुरक्षा है जो भगवान की है, नवग्रहों की है, 27 नक्षत्रों की है. उस सुरक्षा की वजह से कोई भी घटना में हताहत नहीं हुआ. इसके लिए बहुत ही भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. जी. ये एक हादसा जो पहले ही दिन मेक इन इंडिया में हुआ, उसके बाद एक हफ्ता लगभग निकल चुका है, इनफैक्ट एक हफ्ता ही निकल चुका है. तो इसके बाद मेक इंडिया कैंपेन को कितना यशस्वी आप मानते हो, पहली बात. और दूसरी बात, ये भी कहा गया कि जो आग लगी थी वो आग लगी नहीं थी, लगवाई गई थी. उसकी भी इंक्वायरी होने वाली है, तो क्या इसके ऊपर आप कुछ भाष्य करना चाहोगे? देखिए, आग लगी या लगवाई गई, आग तो लग गई. एक ये बात तो तय है कि भाई जो नुकसान होना था वो हो गया, जो नज़र लगनी थी वो लग गई. कहीं ना कहीं इंक्वायरी होने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि और अगर आप बोलोगे कि मेक इन इंडिया के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, एग्जैक्टली हार्डली. अच्छा, हार्डली एनी इफेक्ट. मैंने बहुत बार बोला है कि हमारा देश काल सर्पदोष से बाहर आ चुका है. और इस वक्त अगर हम अपने देश की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा की महादशा लगी हुई है. कोई भी किसी भी तरह का आक्रमण हमारे देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता. ये तो कहीं ना कहीं आयोजकों की कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है कि भाई समुद्र के किनारे अगर किया है तो वहाँ पे पटाखे ना चलाए जाएं, वहाँ पे सिलेंडर का उपयोग ना हो, या फिर उसकी पूरी कहीं ना कहीं सुरक्षा में या कहीं ना कहीं योजना में, प्लानिंग में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, और जिसका कारण डेफिनेटली आग लगना था. मगर मेक इन इंडिया के ऊपर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, मैं तो सिर्फ उस दिन 2-5% पड़ा वही देखता हूँ. हमारे देश में FIIs की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और भारत में लोग आकर अपना पैसा लगाएंगे. कहीं ना कहीं भारत में जो आज की युवा पीढ़ी है
वो मेक इन इंडिया को इतना सक्सेसफुल बनाएगी जिसके जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ करोड़ रुपए न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखे हुए हैं और उनमें से कम 50 से 60% ऐसे बिलियनर अगले 10 सालों में आपको नजर आएंगे जो देश की उन्नति में और देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के उभरेंगे। दिस इज़ ए वेरी सक्सेसफुल इवेंट ऑफ माननीय नरेंद्र मोदी एंड मैं तहे दिल से अपने चैनल के माध्यम से, राजमंत्र के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका आभार प्रकट करता हूँ। एक भारतीय होने का गर्व महसूस करता हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही, इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया अगर आगे बढ़ेगा तो उससे ना ही सरकार के प्रति तो विश्वास बढ़ेगा, उससे ज्यादा है हमारा अपने देश के प्रति विश्वास बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और जो कुछ आपसी मतभेद, आपसी अंदरूनी असमंजस हम देखते हैं, वो स्थिति को भुलाने में हमें ये अच्छी चीजें जो है मदद करेंगी। क्योंकि मैंने आपसी असमंजस कहा क्योंकि आने वाला अगला टॉपिक हम वही लेने वाले हैं, कन्हैयालाल और JNU। अब कन्हैयालाल की गिरफ्तारी ये तो एक मुद्दा हो गया, उसके ऊपर जो राजनीतिक आरोप हो रहे हैं वो रोज नई हरकतें सामने आ रही है। तो ये इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हो? क्या ये मामला निपटता हुआ आपको दिखता है? क्या ग्रह स्थिति कहती है? देखिए, सूर्य जो है वो किसी भी कुंडली का राजा माना जाता है, चंद्रमा और सूर्य। क्योंकि सूर्य जो है वो देखेंगे तो हर तरह से हम लोग जो है आदमी की प्रगति को सूर्य की तरह देखते हैं कि भाई ये कितना आगे बढ़ेगा, कितना यशस्वी होगा। उसके साथ केतु का बैठा होना ग्रहण योग बनाता है। और इस वक्त हमारे देश के नेताओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि राष्ट्र हित की बात करें, सत्ता के हित की बात ना करें। आज राष्ट्र को हित की जरूरत है। राष्ट्र हित की कौन बात करेगा? कोई है? राष्ट्र हित की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के बहुत से नेता हैं, मगर एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें। राष्ट्र हित को आगे रख के सत्ता हित, स्वार्थ हित, आप उनको पीछे करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हम अफजल गुरु की बात करते हैं। JNU में जिस तरह का कांड हुआ, जिस तरह की उस दिन भारत विरोधी गतिविधियां हुई, उनको कतई कोई भी पसंद नहीं कर रहा। आप वोटिंग करा के देख लीजिए, ओपिनियन पोल लेकर देख लीजिए, 99.9% लोग जो हैं इसके हित में नहीं हैं। ये जिस भी पार्टी ने या जिस भी आउट ऑफ इंडिया के जिस भी संगठन ने करवाया है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और हमारे बच्चों को अकल देने की ज़रूरत है कि देश हमारा है, ये हमारी माँ है, भारत हमारी माता है, हम इसका गौरव बनाना चाहिए। गो इंडिया, ब्रेक इन इंडिया खत्म करेंगे, ये सब नारे जो हैं ये आप अपनी माँ के लिए वापर रहे हो। आप अपनी माँ के 4 टुकड़े करना चाहते हैं। रिजुता जी, मैं तो यहां पर प्रेडिक्ट करता हूं आज कि अगले कुछ सालों में, चाहे 20 साल लगे चाहे 25 साल लगे, भारत का भूखंड, जैसे चाणक्य ने स्वप्न देखा था कि भारत एकमात्र ऐसा भूखंड होगा जिसमें बहुत से देश आकर सम्मिलित होंगे, अगले आने वाले 20 से 25 सालों में इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, आजू बाजू के कुछ देशों के हिस्से जो हैं वो सम्मिलित होंगे और लोग भारत को सम्मिलित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्योंकि हमारे देश ने हमेशा सिखाया है, दिस इज ए इंटरनेशनली नोन रिलीजियस प्लेटफॉर्म, हम शांति के दूत हैं। इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं, इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन देखिए, इस वक्त मंगल की राशि वृश्चिक में मंगल स्वतः बैठा हुआ है, साथ में दैत्य और शनिदेव बैठे हुए हैं, जिनको कुछ लोग भगवान कहते हैं। शनिदेव बैठे हुए हैं। मंगल और शनि जब भी इकट्ठे हुए हैं तो उस देश के लिए या विश्व भर के लिए कोई ना कोई ऐसी मुसीबतें सामने आई हैं। आतंकवाद, मैं बार बार आपके शो में बोलते आ रहा हूं राजमंत्र में कि हमको अगर किसी चीज से डर के रहना है, किसी चीज का सामना करना है, किसी चीज से सावधान रहना है, दैट इज नथिंग बट टेररिज्म। अपने अंदरूनी बच्चे जो हैं उनको, मुस्लिम बच्चे जो हैं, हिंदू बच्चे जो हैं, उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सिखाना है, उनको भारतीय होने का
गर्व महसूस करवाना है, उनको ये महसूस करवानी है कि नहीं, आप लोग पहले भारतीय हैं, बाकी कुछ दूसरी जात है। मित्रों, यह घटनाएं, चाहे वो जाट आरक्षण है, चाहे वो अभी का आरक्षण है, जितनी देर तक, याद रखें मेरी बात, जितनी देर तक मंगल की राशि में शनि है, यहाँ तो मैं वर्ल्ड वॉर्स की बात करता हूँ, आप जो दोनों वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शनि मंगल की राशि में बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं विस्फोटक वातावरण पैदा करता है। हमारे देश में तो बहुत ही शांति है। ये छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं जो हैं, नरेंद्र मोदी एक योद्धा की तरह इसको संभाल लेंगे और आप देखेंगे कि उन लोगों का मुंह काला होगा जो देश के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं। और कुंडली में भी 15 अप्रैल 2016 के पहले पहले इस तरह की घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। और डेफिनेटली कन्हैया कुमार जो हैं वो आरोपी हैं कि नहीं, इस बात, उनकी कुंडली के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि वो आरोपी हैं। हाँ, वो खड़े रहे होंगे, क्योंकि मॉब के सामने कभी कभी आप मौन धारण कर लेते हैं कि कहीं मुझे ही जूते ना पड़ जाएं। और जो लोग आसाम में इस तरह के बच्चों को भड़का रहे हैं, डेफिनेटली आसाम, बंगाल, वहाँ से हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े बंकिम चंद्र उपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और वंदे मातरम का नारा बंगाल से आया है। जी हाँ। देश को विभाजित करने में कभी भी वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल सामने नहीं आएगा। वो देश को जोड़ना चाहेंगे। ये बाहरी शक्तियां हैं जो हमारे देश में आकर दूध का दही और दही का लस्सी कर रही हैं। उनका मुंह तोड़ जवाब देना है और उन बच्चों को सिखाना है, बताना है कि भाई ये देश तुम्हारा है, ये तुम्हारी माँ है, इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा, इससे प्रेम करना तुम्हारा दायित्व है। जैसे तुम लोग अपनी माँ के साथ में प्रेम करते हो घर में, इसी तरह अपने देश से प्रेम करना सीखो। राष्ट्रहित का बोध करवाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर। तो आपका कहना है कि ये छुटपुट घटनाएं हैं जो आने वाले 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में पूरी तरह से निपट जाएंगी। 16 अप्रैल 2016 तक ये निपट जाएंगी और उसके बाद भी अप्रैल 2017 तक आतंकवाद को हम निगलेक्ट नहीं कर सकेंगे। नहीं, क्योंकि आज ही एक वारदात हुई है जम्मू कश्मीर के पामपुर में, जहां पे सैनिकों की बस पे हमला हुआ है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां अभी फिलहाल चल रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये जो हम जम्मू कश्मीर तो जो विक्टिम बना है वो तो अभी तभी खत्म होगा जब जम्मू कश्मीर सीमा पार जो है, वहाँ पे ओपिनियन पोल हुई थी, 68% वहाँ के मुस्लिम भाई जो हैं वो भारत में आना चाहते हैं। और ये तो उसी दिन खत्म होगा जब पाकिस्तान के मुस्लिम भाई जो हैं हिंदुस्तान में आकर प्रवेश करना शुरू करेंगे। ये जितना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद फैला हुआ है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, चाहे वो तालिबान है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन है, ये लोग तो हमारे तो छोड़ो, उनके अपने नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसिस क्या कर रही है, आज टर्की में क्या हो रहा है, आज लीबिया में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, हाँ। मोरक्को में क्या, ये सब जो है पूरे विश्व में घूम रहा है। मगर हमारा देश इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो सुबह उठकर ये बोलते हैं, नमस्ते सदा वत्सदे मातृभूमि। मातृभूमि की रक्षा के लिए मरना और जीना उन्होंने कसम खाई हुई है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि आतंकवाद से हमको आगे और 10 से 15 साल जूझना पड़ेगा। हमारे खुद के बच्चे कहीं ना कहीं बरगलाए जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हमारे भाई हैं सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाई जाएगी। जो थोड़ा सा भी कट्टरवाद, फैनेटिज्म है, उसको त्याग दो। ये विश्व हिंदुस्तान का है, ये विश्व, हम इसीलिए बोला गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तो ये ब्रह्मांड हिंदुस्तान का है, इसको भारत ने जीने का पाठ पढ़ाया है, इसको भारत ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, धर्म का पाठ पढ़ाया है, योग का पाठ पढ़ाया है। तो भारत को नमन करते हैं पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग, और आगे भी करते रहेंगे। मगर आतंकवाद एक ऐसा कीड़ा है जो पूरे विश्व को खा रहा है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारे देश के नेताओं को इसके साथ में सतर्क रहकर इन मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी हाँ,
और कुछ आने वाले कुछ सालों तक हमें ये भूमिका निभानी पड़ेगी कि हमें संकट आते हुए दिखते हैं लेकिन उनसे जूझना होगा। लेकिन बातों बातों में आपने कह ही दिया है, हरियाणा में जो जाट आंदोलन हो रहा है उसके बारे में, महाराष्ट्र में भी अब कहा जा रहा है कि जब तक ये सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, तब तक मराठा आरक्षण होता नहीं दिखता है जी। तो ये आरक्षण का मुद्दा फिलहाल ऊपर आता हुआ दिखता है हमें, हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी। हरियाणा जैसी परिस्थिति महाराष्ट्र में आप 20 जून 2016 से देखेंगे, पहले देखेंगे, कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर भी गरमाएगा और देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जब हम देश की कुंडली देखते हैं तो चौथे घर को देखते हैं, तो चौथे घर में जिस तरह के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं ये आरक्षण के मुद्दे को आगे भड़काएंगे। और कहीं ना कहीं नॉट ओनली आरक्षण का मुद्दा, मैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार को ये बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं विदर्भा का मुद्दा भी आगे आने वाला है। अच्छा, हाँ, जैसे तेलंगाना बना है, विदर्भा का मुद्दा भी आगे आकर आपकी गले की हड्डी बनने वाला है। इस बात को भी आप दरकार नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मासेज में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं चौथे घर में, वो जनता में आक्रोश पैदा करते हैं और जनता जो है अपनी मांगों को, चाहे वो सही है चाहे वो बुरी हैं, उनके लिए लड़ती हैं और उनके लिए जो राजा है उसको तकलीफ सहनी पड़ती है। ये आज से नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य से होता आया है। पंडित जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें अभी बात करनी है, क्योंकि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है बुधवार बिल्कुल को, बिल्कुल। तो इसे हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रेल बजट आ रहा है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है, बजट सत्र भी बिना खींचातानी के होना चाहिए। जिस तरीके का कामकाज हमने देखा है संसद में, बजट सत्र कैसा रहेगा बताइए। देखिए 24 तारीख को बुधवार है, हाँ, और विश्व महिला दिवस भी है जी हाँ। और साथ में अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, केतु सूर्य बुध, केतु सूर्य बुध, केतु, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी समझता हूँ। सूर्य और बुध तो बुद्धादित्य योग का निर्माण करते हैं, इसलिए ये बजट जो है वो उसके बुद्धादित्य योग के बीच में केतु फंसा हुआ है। सूर्य और बुध जो है वो बुद्धादित्य योग का निर्माण करते हैं। टैक्सेस में कुछ कमी की जाएगी, मगर हो सकता है सर्विस टैक्स में कुछ बढ़ोतरी भी की जाए, मगर टैक्सेस के लिए कुछ रकम जो है बढ़ा दी जाएगी कि इतनी, पहले 2 लाख थी, अभी 3 लाख या 4 लाख सीमा कर दी जाएगी। और यहाँ तक सूर्य और बुध का प्रश्न है, वो हो सकता है और होने वाला है, गरीबों के लिए कुछ नई सहूलियात जो है वो अरुण जेटली अपने पिटारे में लेकर आए। और मित्रों, शुक्र जो है अपने मित्र शनि की राशि में है, जिससे ये बजट जो है 4 सेक्टर्स के लिए बहुत ही सुंदर होगा। नंबर 1, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्या बात है, हम भी उसी का एक भी हिस्सा है। नंबर 1 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म्स, मीडिया, डिजाइनिंग, कपड़ा, और फिल्म्स तो डेफिनेटली देश की जान है हमारे। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो है सुंदर, क्योंकि शुक्र जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और तीसरा आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। आईटी इंडस्ट्री में चाहे वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, बीपीओज हैं, आईपीओज हैं, कंपनीज लाइक विप्रो, इन्फोसिस, ऐसी कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं हमारे देश में प्रवेश करेंगी और देश का नाम जो है वो रोशन होगा। शुक्र महिलाओं के साथ में भी, चौथा नंबर, शुक्र जो है महिलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि शुक्रवार को 9 देवियों की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं शुक्र जो है महिलाओं के लिए एक बहुत बड़े बड़े प्रावधान लाएगा। और उस दिन महिला दिवस भी है, उस दिन, ये नॉर्मल बजट की बात करता हूँ, रेलवे की बात कर रहे थी आपकी, रेलवे बजट है। हाँ, रेलवे की बात करें तो डेफिनेटली रेलवे को लोहे के साथ जोड़ा जा सकता है। मित्रों, कहीं ना कहीं मंगल और शनि वृश्चिक राशि में बैठे होने की वजह से आम आदमी, जो आम पैसेंजर है, उसको ही सिर्फ राहत मिलेगी, मगर जो पैसेंजर फर्स्ट क्लास में जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन रेलवे में जाती है,
उनके लिए कम से कम 10 से 15% और महंगाई बढ़ेगी, उनको 10 से 15% और बढ़ा पैसा जो है वो देना पड़ सकता है। रेल बजट जो है सुरेश प्रभु की तरफ से रेल कम से कम 30 से 35 और रेल नई ट्रेन जो हैं वो नई घोषित होंगी और रेल की जो शक्ल और सूरत है वो भी सुधरेगी। डेफिनेटली रेल की शक्ल और सूरत सुधरेगी। रेल बजट जो है वो एक ऐतिहासिक रेल बजट होगा, मगर आम बजट जो है वो पीपल फ्रेंडली होगा, गरीब लोगों की सहायता के लिए होगा, आम जनता को घर मिलेगा, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। ये बात पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, बहुत कम समय हमारे पास बचा है और हमारे काफ़ी सारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सेंसेक्स की दिशा, निफ्टी और सेंसेक्स की दिशा आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी। बजट भी है। देखिए, पिछले हफ्ते हमने बोला था कि ये 23,000 से नीचे नहीं जाएगा। 22,900 के करीब करीब घूमता रहा, वापस ऊपर नीचे होता रहा। 23,700 के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ है और मित्रों, मैं आंखें बंद करके कैलकुलेशन करके आपको बता सकता हूं कि ये 24,600 का आंकड़ा पार करेगा। अगले एक हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में 24,600 का आंकड़ा पार करेगा और डेफिनेटली नीचे का स्तर आज भी 23,400 23,300 का बना हुआ है, मगर वो वॉलेटिलिटी जो हो रही थी ना तो वो डॉ जोन में होगी, ना नैस्डैक में होगी, या ना S&P में होगी, ना डैक्स में होगी, ना फिट्सी में होगी। कहीं वहाँ पे भी सुधार आते हुए दिखाई देंगे। चाइना की मार्केट, शंघाई, हैंगसेंग या सिंगापुर निफ्टी हमको दुखी कर रहे थे, जापान भी, वो भी कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार सुधरेगा और हमारा बाजार, आई डोंट माइंड सेइंग कि 31 मार्च से पहले पहले वापस 25,000 का आंकड़ा, 25,400 का आंकड़ा पार कर सकता है। इसलिए आई एम बुलिश ऑन आवर मार्केट, क्योंकि बॉटम देख चुका है। जी हाँ, यही बॉटम देख चुका है। और निफ्टी का स्तर जो है वो 7,210 के करीब करीब बंद हुई निफ्टी। 7,120 का नीचे का स्तर और 7,415 का ऊपर का स्तर एस्ट्रोलॉजिकली मैंने कैलकुलेशन की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, डेफिनेटली आई कंक्लूड ऑल द न्यूज़ इन द मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड निफ्टी की तो बात हो गई। जी हाँ, जी हाँ। और सोना? हाँ, सोना, हाँ देखिए, सोना आपने देखा कि सोना मैंने पिछले बार बोला था कि 30,000 का आंकड़ा पार कर गया है और थोड़ा सा नीचे घिसरेगा। ये 29,200 के करीब करीब बंद हो रहा है। 29,000 के करीब करीब आई स्टिल सी सोना वापस 30,000 के ऊपर चला जाएगा। 30,300 के करीब करीब सोना वापस चढ़ सकता है। नीचे का स्तर 28,800 का आज भी है और 28,800 के करीब करीब सोना आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह चांदी, हमेशा ही मैं बोलते आया हूँ आपको, चांदी की अगर बात हो तो 6 महीने मैंने बोला कि मित्रों आज इन्वेस्ट कर दीजिए, आप फरवरी और मार्च के वादे लीजिए, आपको याद होगा। तो चांदी में 36,800, 37,000, 38,000 का आंकड़ा भी पार किया चांदी ने। आज के दिन बात करें तो ऊपर का आंकड़ा मेरा वापस 39,000 का है और नीचे का आंकड़ा जो है वो 36,800 का है। आई एम बुलिश ऑन मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर पे मैं बुलिश हूँ। तेल की बात करें तो तेल अभी भी डावाडोल है। ओपेक की अगर हम रिपोर्ट देख लें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की रिपोर्ट, ओपेक बोलता है कि हम अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे। तेल में नीचे का स्तर जो है वो 1910 और ऊपर का स्तर 2350। इसी में तेल जो है वो जूझता रहेगा। प्रॉपर्टी मार्केट में एक 10 से 15% की करेक्शन आ सकती है। ओके पंडित जी, वक्त हमारे पास बिलकुल ही नाही आहे, इसलिए रुकना ही पडेगा इसी वक्त हमें अगल्या पुढच्या आठवड्यात आपण ऑफकोर्स भेटणारच आहोत राजमंत्रामध्ये पुन्हा एकदा। आज इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।